दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री के 120 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न देखेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। यानी सभी प्रश्न जो 120 प्रश्न हैं उसमें सिंगल एक ऐसा प्रश्न नहीं है जो आपके बोर्ड एग्जाम में ना पूछा गया हो। सभी प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इसीलिए ये सभी क्वेश्चन जो हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं। एक चीज़ हम आपको बता दें, आपके केमिस्ट्री में शायद 16 चैप्टर है, जिसमें से हम जितने बहुविकल्पी क्वेश्चन बनाए हैं ये 10 चैप्टर से। 6 चैप्टर से हम बहुविकल्पी क्वेश्चन नहीं बनाए क्योंकि जो 9, 10, 11, 12, 13, 14 है रिएक्शन पे आधारित है, तो इसीलिए हम इस पर नहीं बनाए हैं। ठीक है, और बाकी जो 10 चैप्टर बाकी जितने चैप्टर बचते हैं उन सभी पर बहुविकल्पी क्वेश्चन है। और एक चीज़ हम आपको और बता दें कि जैसे हमने आपको बताया ना, हो जैसे 120 क्वेश्चन है, अगर 120 क्वेश्चन एक ही वीडियो में आ गया तो ठीक है, नहीं तो इसका पार्ट 1 भी आ जाएगा और पार्ट 2, क्योंकि जिससे वीडियो थोड़ा छोटा रहे। और नहीं तो 120 क्वेश्चन एक ही में कराएंगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, और केवल बहुविकल्पी क्वेश्चन ही नहीं कराना, उसके बारे में थोड़ा बताना है, तो इसलिए इस बात को आप ध्यान रखिएगा। लेकिन हम लोग किसी भी चैप्टर के बहुविकल्पी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले उस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा बेसिक नॉलेज शॉर्ट में जान लेंगे, क्योंकि जिस टॉपिक से, जैसे मान लीजिए कोई ऐसा टॉपिक है जिससे बहुविकल्पी क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, तो उस टॉपिक के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूंगा, क्योंकि इसके बाद जब हम आपको बहुविकल्पी क्वेश्चन करवाएंगे तो आप वहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसीलिए इस चैप्टर को सॉल्व करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे देखिए जो आपके, तो बहुलक आपका होता है दो प्रकार का। पहला देखिए क्या है, पहला होता है योगात्मक बहुलक, और दूसरा क्या है, दूसरा है संघनन बहुलक। संघनन बहुलक, और यहाँ पे है योगात्मक बहुलक। ठीक है, बहुलक आपका कितना हो गया, दो प्रकार का, एक होता है योगात्मक बहुलक, एक होता है संगणन बहुलक। और आपको बता दें, देखिए कोई चैप्टर के बहुविकल्पी क्वेश्चन को कराने से पहले मैं आपको इस तरीके से बताऊंगा जिससे आप मतलब जब बहुविकल्पी क्वेश्चन सॉल्व करें तो इसमें से बहुत क्वेश्चन फंस जाएंगे, अभी आप देखेंगे। तो देखिए योगात्मक जो बहुलक है, इसका उदाहरण देखिए क्या है, इसका उदाहरण है स्टाइरिन, इसका उदाहरण है स्टाइरिन, और कौन सा है, पॉलीथीन है। ठीक है, पॉलीथीन और स्टाइरिन इसके उदाहरण है। इसके बाद देखिए इसका उदाहरण है बेकेलाइट। ठीक है, बेकेलाइट इसका उदाहरण है। ठीक है, बहुलक दो प्रकार के हो गए, एक योगात्मक बहुलक, एक हो गया संघनन। योगात्मक बहुलक के दोनों उदाहरण हैं, संघनन बहुलक के हैं और भी हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट बस केवल आप इतना जानिए। ठीक है, बहुलक के बारे में जान गए, ठीक इसी प्रकार से आप जान लीजिए प्लास्टिक के बारे में, क्योंकि इन दोनों टॉपिक से इसमें ज़्यादा प्रश्न आता है बहुविकल्पी के रूप में। आपका प्लास्टिक भी दो प्रकार का होता है, एक होता है थर्मोप्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक, और एक होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होगा। तो देखिए थर्मोप्लास्टिक वे प्लास्टिक होते हैं ना, जैसे अगर हम इनको गरमाएं तो तुरंत पिघल जाएंगे, लेकिन एक बार अगर आकार ग्रहण के लिए तब इनको मतलब दूसरे आकार में परिवर्तित करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, तो ये जान लीजिए यही होता है थर्मोप्लास्टिक और होता है थर्मोसेटिंग। तो थर्मोसेटिंग एक प्रकार से कह सकते हैं बहुत ज़्यादा दृढ़ होते हैं, और थर्मोप्लास्टिक उतना ज़्यादा दृढ़ नहीं होता है। तो देख लीजिए इसके उदाहरण कौन कौन से हैं, जैसे इसका उदाहरण है पॉलीथीन, पॉलीथीन इसके उदाहरण है। ठीक है, पॉलीथीन जैसे इसका उदाहरण है, पॉलीथीन हो गया। ठीक है, इसके बाद हो गया पॉलीस्टायरिन हो गया, पॉलीस्टायरिन, और इसके बाद पीवीसी हो गया। ठीक है, इसके साथ इसका उदाहरण क्या है, इसका उदाहरण बेकेलाइट और यूरिया फार्मेल्डिहाइड। ठीक है, तो बेकेलाइट भी आप समझ जाइएगा, और यूरिया फार्मेल्डिहाइड भी है, यूरिया
तो बस आप केवल इतना जान लीजिए। अब हम देखिए बहुविकल्पी क्वेश्चन को देखते हैं। बहुलक दो प्रकार के होते हैं, योगात्मक बहुलक, संघनन बहुलक। योगात्मक बहुलक के उदाहरण ये दोनों है, संघनन बहुलक के हैं। प्लास्टिक दो प्रकार का होता है, एक थर्मोप्लास्टिक, एक थर्मोसेटिंग। थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण है पॉलीथीन, पॉलीस्टायरीन और पॉलीवाइनिल क्लोराइड, ठीक है। इसके बाद इसका क्या है, थर्मोसेटिंग के बैकेलाइट है और यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड। इतना आप जान लीजिए। अब देखिए हम अपने बहुविकल्पी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए किसी मतलब चैप्टर का समरी लिखने से पहले मैं ना इसको पहले से लिख दूंगा, इसके बाद डायरेक्ट मैं आपको समझा दूँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ इससे समय आपका ज़्यादा चला गया, ठीक है। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण है। तो प्राकृतिक बहुलक कौन है, अभी हमने आपको बताया। तो देख लीजिए इसमें क्या है, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक बहुलक है। तो देख लीजिए प्राकृतिक बहुलक जो आपका होता है, सेलुलोज जो है ये प्राकृतिक बहुलक है। तो आपका उदाहरण नंबर सही हो गया, सेलुलोस। इसके अलावा भी प्राकृतिक बहुलक के और भी उदाहरण, जैसे देख लीजिए प्रोटीन जो होता है ये भी प्राकृतिक बहुलक होता है, और स्टार्च जो होता है यह भी प्राकृतिक बहुलक होता है, ठीक है। स्टार्च, प्रोटीन और सेलुलोस ये सभी प्राकृतिक बहुलक होते हैं। दूसरा देखिए क्या है कि निम्न में से जैव बहुलक नहीं है। तो जो आपका रबड़ होता है ना, यह जैव बहुलक नहीं होता है। रबड़ जैव बहुलक नहीं है। मैं आपको बता दूं जितना भी क्वेश्चन करूँगे सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। अब देखिए क्या है, संश्लेषित बहुलक का उदाहरण क्या है। तो देखिए संश्लेषित बहुलक का उदाहरण जानने से पहले आप ये जान लीजिए कि संश्लेषित बहुलक किसे कहते हैं। तो जिन यौगिकों का परमाणु भार कम होता है, उन यौगिकों की सहायता से जब प्रयोगशाला में हम कोई बहुलक का निर्माण करते हैं तो उन्हीं को कहते हैं संश्लेषित बहुलक। अब देखिए इसके उदाहरण मैं आपको बता दूं। तो देखिए पॉलीएमाइड जो होता है ये इसका सही है। इसके साथ साथ भी मैं आपको दो तीन उदाहरण दे रहा हूं। जैसे देखिए पॉलीएमाइड के साथ पॉलीस्टायरीन भी होता है, पॉलीस्टायरीन, इसका मतलब एक और उदाहरण है। इसके बाद संश्लेषित रबड़ भी इसका उदाहरण है। तो पॉलीस्टायरीन और संश्लेषित रबड़ भी संश्लेषित बहुलक के उदाहरण हैं। अब देखिए क्या है, निम्न में से कौन सा बहुलक का उदाहरण है। तो देखिए कौन बहुलक का उदाहरण है आपको ये बताना है। तो देखिए हमने आपको बताया था पॉलीथीन, देखिए बहुलक का जैसे एक मिनट हम आपको दिखाना, यही हम आपको बहुलक बताए थे ना। तो देख लीजिए इसमें पॉलीथीन भी है तो यह भी बहुलक हो गया, बैकेलाइट भी है तो यह भी बहुलक है। इसके बाद रबड़ का उदाहरण नहीं दिए थे, लेकिन रबड़ भी बहुलक ही होता है। तो ये सभी बहुलक होते हैं, इसीलिए मैं आपको यहाँ पे बताया था। देखिए लेकिन जैसे यहाँ पे अगर कोई स्पेसिफिक पूछता, हाँ योगात्मक बहुलक बताइए, संघनन बहुलक, तब तो हमें दोनों में से कोई एक बताते। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा गया है कि कौन सा बहुलक है। तो बहुलक तो ये भी है, बहुलक तो ये भी, भले संघनन हो या योगात्मक हो, पर हैं तो बहुलक ही ना। तो इसमें क्या हो गया सही, ये सभी बहुलक हैं। अब देखिए क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रबल अंतराणविक बल जैसे हाइड्रोजन बंध युक्त बहुलक है। यानी कि कौन सा जो यहाँ पे बहुलक हैं इनमें से कौन बहुलक है जो प्रबल अंतराणविक बल हाइड्रोजन बंध युक्त है। यानी कि जितने बहुलक हैं इसमें कौन सा ऐसा बहुलक है जो हाइड्रोजन बंध युक्त है। और जो हाइड्रोजन बंध होते हैं वह प्रबल अंतराणविक बल होते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको बताना है कौन सा ऐसा बहुलक है। तो देख लीजिए जो नायलॉन 6 होता है ना, इसमें हाइड्रोजन बंध होते हैं, ठीक है। तो आपका यही विकल्प नंबर जो डी है यही सही है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से संघनन बहुलक नहीं है। यानी कि ऐसा कौन सा बहुलक है जो संघनन बहुलक नहीं है। तो देखिए हमने आपको क्या बताया था यहाँ पे कि देखिए इसका मतलब पहले आप क्वेश्चन का समझिए, निम्न में से संघनन बहुलक नहीं है। इसका मतलब यह है कि तीन उदाहरण में से दो तो संघनन बहुलक हैं, लेकिन कोई एक बहुलक है जो संघनन बहुलक नहीं है। तो देखिए क्या है कि निम्न में से संघनन बहुलक नहीं है। तो देख लीजिए संघनन बहुलक क्या है। तो एक चीज़ है, देखिए संघनन बहुलक नहीं है तो इसका मतलब क्या हो सकता हुआ, योगात्मक बहुलक हो सकता है। तो देखिए स्टायरीन है, पॉलीथीन, इसमें से कोई इसमें है तो स्टायरीन है, तो स्टायरीन ही इसका सही विकल्प हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि यही संघनन बहुलक नहीं है, क्योंकि यह स्टायरीन जो है यह तो योगात्मक बहुलक है ना। तो यही है इसका राइट आंसर। और संघनन बहुलक में आप दो उदाहरण और लिख लीजिए, नायलॉन 6 और टेरेलिन। तो आप नायलॉन 6 भी इसमें लिख सकते हैं और टेरेलिन। हमने आपको बताया था ना बहुत उदाहरण होते हैं, बस केवल यही है कि हम पूरा नहीं लिखे थे। और टेरेलिन भी आप लिख लीजिए।
इसका मतलब क्या हुआ, इस क्वेश्चन का आप मतलब समझ गए ना, निम्न में से संघनन बहुलक नहीं है। संघनन बहुलक नहीं होने का मतलब ये है कि तीन विकल्प में से दो तो संघनन बहुलक है लेकिन एक नहीं है, और जो नहीं है वही है योगात्मक बहुलक। अब देखिए अगला क्वेश्चन हम चलते हैं, क्या है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या है। निम्न में से पूछ रहा है कि कौन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, इसीलिए मैं आपको वहां पे बताया था, उसका फायदा आप यहाँ देख लीजिए। तो देखिए मैं आपको बताया था, जो प्लास्टिक होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक थर्मोप्लास्टिक एक थर्मोसेटिंग। थर्मोप्लास्टिक उदाहरण क्या है, बैकेलाइट, हमने आपको बताया था ना कि वैकेलाइट, हमने पूरा नहीं लिखा था, वैके लाइट। तो देखिए थर्मोसेटिंग का उदाहरण क्या है, थर्मोसेटिंग का उदाहरण कौन सा है, बैकेलाइट। तो इसका मतलब क्या है, थर्मोसेटिंग कौन सा प्लास्टिक है, वैकेलाइट। क्योंकि ये सब जो है ये थर्मोप्लास्टिक है, पॉलीथीन और पीवीसी ये थर्मोप्लास्टिक है, लेकिन बैकेलाइट जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। अब देखिए क्या है कि बैकेलाइट एक है, तो बैकेलाइट क्या है, हमने आपको बताया कि बैकेलाइट एक संघनन बहुलक है। तो देखिए बैकेलाइट जो है संघनन बहुलक का भी उदाहरण है और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का भी उदाहरण है। तो बैकेलाइट क्या है, एक संघनन बहुलक। और इसीलिए देख लीजिए यहाँ पे हमने जो आपको बहुलक बताया है, बहुलक में देखिए जो दो प्रकार बताया, संघनन और योगात्मक, उसमें हमने देखिए लिखा है संघनन बहुलक के उदाहरण में बैकेलाइट। तो बैकेलाइट कैसा बहुलक है, एक संघनन बहुलक है। अब देखिए क्या है, कौन थर्मोप्लास्टिक बहुलक नहीं है। तो देखिए बैकेलाइट थर्मोप्लास्टिक बहुलक नहीं है, क्योंकि यह तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बहुलक है ना। ये थर्मोप्लास्टिक थर्मोसेटिंग का उदाहरण है, तो ये थर्मोप्लास्टिक नहीं होगा, क्योंकि देखिए पॉलीथीन, टेफ्लॉन और पीवीसी ये सब थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण है, लेकिन जो बैकेलाइट है ये थर्मोसेटिंग का उदाहरण है, तो इसीलिए यह नहीं है। अब देखिए क्या है, पॉलीथीन क्या है, तो हमने आपको बताया था पॉलीथीन जो है योगात्मक बहुलक है। देखिए यहाँ पे बहुलक जो दो प्रकार के थे, योगात्मक और संघनन, तो पॉलीथीन क्या है, पॉलीथीन योगात्मक बहुलक है, और योगात्मक बहुलक को ही सम बहुलक कहते हैं, क्योंकि योगात्मक का मतलब होता ही है सम, तो ये हो गया सम बहुलक। अब देखिए हम आगे चलते हैं, क्या कह रहा है कि पॉलीवाइनिल क्लोराइड का एकलक है। इसका पहचानने का मैं सबसे अच्छा तरीका आपको बता दे रहा हूँ कि जितने भी बहुविकल्पी आपको प्रश्न दिए रहेंगे उसमें से जिसका मतलब ये नाम सबसे ज़्यादा मिले ना, बहुविकल्पी जो दिए रहते हैं वही सही हो जाता है। अब जैसे देखिए पॉलीवाइनिल क्लोराइड है ना, तो इसका देखिए क्या क्या मिल रहा है, केवल वाइनिल मिल रहा है, तो इसका मान लीजिए कुछ केवल मिल रहा है, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या है, पॉलीवाइनिल क्लोराइड है ना, तो इसका क्या है, क्लोरोप्रीन, ये तो पूरा कुछ नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा, ये मिल रहा है कुछ कुछ। इसके बाद देखिए ये क्या मिल रहा है, ये भी बिल्कुल नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब यह भी नहीं सही होगा। अब देखिए क्या है, वाइनिल क्लोराइड, तो देखिए यह पूरा पूरा लगभग मिल रहा है, वाइनिल इससे ले लीजिए, क्लोराइड इससे, तो इसका मतलब क्या है, यह ज़्यादा मिल रहा है, ज़्यादा यह मिल रहा है, ज़्यादा यह मिल रहा है ना, तो इसका मतलब यही हो गया सही। तो जो जिस मिले एक लाख के केस में जब पूछे कि मतलब एक लाख है, तो जो शब्द ज़्यादा मिले तो वही जान लीजिए होता है उसका राइट आंसर। ये ट्रिक है, आप जान लीजिए पहचानने का। इसके बाद क्या है, नॉन स्टिक बर्तन में प्रयोग किया जाता है, मतलब कौन सा मतलब प्लास्टिक है जो नॉन स्टिक बर्तन में प्रयोग किया जाता है। तो देखिए जो पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन होते हैं जिसे हम टेफ्लॉन कहते हैं, वही होता है आपके नॉन स्टिक बर्तन में प्रयोग किया जाता है। ऐसे बर्तन मतलब वही जो गैस वैस पे खाना बनाया जाता है, वो जो विशेष वाले बर्तन होते हैं उन्हीं की बात कर रहा है, उसमें पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन प्रयोग किया जाता है जिसे हम टेफ्लॉन भी कहते हैं, ठीक है। अब क्या है कि निम्न में से पॉलीएमाइड जो है, तो पॉलीएमाइड जो है वह है नायलॉन 66, ठीक है। नायलॉन 66 को मतलब पॉलीएमाइड भी कहते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों कह रहा हूं, क्योंकि देखिए जो ज़्यादातर क्वेश्चन एक दो बार वाले हैं, लेकिन ये क्वेश्चन दो बार से अधिक पूछा गया, इसलिए मैं यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख दिया हूँ, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान में रखिएगा। इसके बाद देखिए क्या है, नियोप्रीन का एकलक है। तो हमने आपको क्या बताया था, एकलक के लिए सबसे ज़्यादा क्या चीज़ है कि जो विकल्प ज़्यादा मिले वही जान लीजिए सही है। तो देखिए यहाँ पे लीन है, यहाँ पे प्रीन है, तो यह नहीं मिल रहा है, ठीक। इसके बाद देखिए यहाँ पे रीन है, यहाँ पे प्रीन है, यह भी नहीं मिल रहा। इसके बाद देखिए लास्ट में क्या है, प्रीन, तो यहाँ क्या है लीन, तो ये भी नहीं मिल रहा। लेकिन ये देखिए प्रीन है, ये भी प्रीन है, तो इसका मतलब क्या है, यही सही है, ठीक। अब देखिए क्या है कि क्या रहा है कि फिनाल से बैकेलाइट प्राप्त करने के लिए कराई जाती है। मैं आपको बता दूं, जब फिनाल से हमें बैकेलाइट प्राप्त करना होता है तो फिनाल को हम फॉर्मेल्डिहाइड जो होता है, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ हम क्रिया कराते हैं, फिनाल को फॉर्मेल्डिहाइड के साथ क्रिया कराते हैं, इसके बाद हमको बैकेलाइट प्राप्त हो जाता है। तो एक क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। देखिए बहुविकल्पी क्वेश्चन कराने का मतलब ये होता है ना, जैसे देखिए कई बार ऐसे बहुविकल्पी क्वेश्चन होते हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में रिवाइज हो जाते हैं, मतलब जैसे मान लीजिए 2018 में पूछा गया तो 2023 में भी पूछ सकता है। और यदि ना पूछे तो हो सकता है उसके मतलब उसी पैटर्न पर आधारित कोई एक क्वेश्चन पूछ ले। तो बहुविकल्पी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि 10 नंबर का आता है, और यदि आप इसमें से ज़्यादातर सही कर लेते हैं तो यहीं से आपका काफ़ी नंबर बन जाता है।
चलिए अब हम आगे चलते हैं। बहुविकल्पी क्वेश्चन बता रहे हैं, लेकिन इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट था, इसीलिए मैं इसको बता दिया कि टेफ्लॉन के एकलक का नाम एवं दो उपयोग बताइए। तो देखिए टेफ्लॉन का एकलक का नाम क्या बताया था हमने, पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन। पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन जो होता है ये टेफ्लॉन के एकलक का नाम होता है, और इसका जो सूत्र होता है CF2 डबल बॉन्ड CF2 इसका सूत्र होता है। इसके बाद हमने आपको बताया था मतलब टेट्राफ्लोरोएथिलीन का प्रयोग क्या किया जाता है, एक नॉन स्टिक बर्तन बनाने में, दूसरा क्या है विद्युत आयरन बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। तो देखिए हमने आपको क्या बताया था, चैप्टर नंबर जो 15 है उसके मैं बहुविकल्पी क्वेश्चन करा रहा था, और उसके बहुविकल्पी क्वेश्चन हो गए खत्म। अब उसके बहुविकल्पी क्वेश्चन खत्म हो गए। अब देखिए हम देखेंगे दैनिक जीवन में रसायन, ठीक है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ठीक है। अब इसके बहुविकल्पी क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि हमने आपको बताया 16 चैप्टर आपके मतलब केमिस्ट्री में है, जिसमें से हम 6 चैप्टर के बहुविकल्पी क्वेश्चन को नहीं करवाएंगे, मतलब 6 चैप्टर के बहुविकल्पी क्वेश्चन को नहीं करवाएंगे, क्योंकि ये रिएक्शन पे ज़्यादा आधारित है, ठीक है। अब बचे 10 चैप्टर, तो 10 में से शुरुआत के 8 चैप्टर हैं और लास्ट के 2 चैप्टर हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं लास्ट में 2 चैप्टर ऐसे हैं जिसके मतलब वो थ्योरेटिकल हैं। तो अब देखिए एक चैप्टर करवा दिए, अब देखिए लास्ट वाला चैप्टर यही है। और हमने आपको देखिए बताया था ना कि हर चैप्टर के बहुविकल्पी क्वेश्चन कराने से पहले उसके थोड़ा सा समरी के बारे में बता देंगे, जहाँ से बहुविकल्पी क्वेश्चन ज़्यादा आता है। तो देख लीजिए अब इस चैप्टर के बारे में बता रहा हूँ। देखिए मैं आपको बता दूं मेरा भी बोर्ड एग्ज़ाम है, इसीलिए मैं ये वीडियो बहुत मतलब और पहले ही दे देता है, लेकिन मेरा बोर्ड एग्ज़ाम मेरा भी एग्ज़ाम है, बोर्ड एग्ज़ाम नहीं है लेकिन मेरा भी एग्ज़ाम है। तो इस बात का ख्याल था, मैं सोचा था कि मेरा एग्ज़ाम पहले हो जाएगा इसके बाद दे दूंगा, लेकिन अब मेरा एग्ज़ाम भी 14 फरवरी से ही होगा। तो इसीलिए अब अगर 14 फरवरी के बाद देखेंगे तब तो आपका केमिस्ट्री का एग्ज़ाम ही खत्म हो जाइए। मैं ये वीडियो अब इसीलिए इस टाइम बना दिया। तो देखिए जब मैं इस वीडियो को बनाने से पहले मुझे भी प्रैक्टिस करना होता है। तो तो जो मैं प्रैक्टिस किया हूँ वही बता दे रहा हूँ, क्योंकि मैं बताया ना कि हर चैप्टर के बहुविकल्पी क्वेश्चन कराने से पहले उसके समरी के बारे में बताऊंगा। तो देखिए उसका समरी क्या है इस चैप्टर का, दैनिक जीवन में रसायन का। तो देखिए विटामिन ए क्या है, तो इसमें देखिए मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि इसमें कुछ आप विटामिन का नाम याद कर लीजिए, उनके रासायनिक नाम और रोग उनसे क्या होते हैं और उनकी पूर्ति कैसे की जाती है। तो देखिए क्या है, पहला क्या है कि पहला है विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल होता है, बस केवल आप इतना जान लीजिए क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद देखिए विटामिन बी, तो विटामिन बी के देखिए बहुत रूप है, एक विटामिन B1 होता है, B2, B3, B5, B12, तो ये सभी होते हैं विटामिन बी। लेकिन हमें जो पढ़ना है ज़्यादा करके जिससे बहुविकल्पी क्वेश्चन आते हैं वो विटामिन B1 से आते हैं। तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थायमिन, और इससे जो रोग होता है बेरी बेरी होता है, ठीक है। और इसकी जो पूर्ति की जा सकती है वो चावल के छीलन से और अंडे से इसकी पूर्ति की जाती है, ठीक है। विटामिन सी जो है इसका रासायनिक नाम होता है स्कर्बिक अम्ल, और इसकी इससे देखिए रोग क्या क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं इससे जो होता है पायरिया एक प्रकार से होता है, क्या क्योंकि जो विटामिन सी की कमी से होता है ना, जिससे आपके दांत से खून आने लगेगा, मसूड़े सूज जाएंगे या बदबू आने लगेगी, इस तरीके की जो केस होता है वो विटामिन सी की कमी के कारण होता है। तो हम कह सकते हैं पायरिया भी इसी के कारण होता है। मसूड़ फूलना, दांत में सूजन, दांत से खून गिरना, ये सभी जो है विटामिन सी की कमी से होते हैं। और इनकी पूर्ति कैसे की जाती है, संतरे, नींबू, टमाटर, पत्ता गोभी, सेम की फली। तो सेम की फली आप सभी जानते होंगे, सेम सब्जी गांव में होता है खूब। तो ये चीज़ आप समझ गए ना कि विटामिन सी जो है इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, ये रोग होगा, और इसकी पूर्ति इस चीज़ से की जाती है, यानी खट्टे अगर रहेंगे तो जान लीजिए उसमें विटामिन सी पाया जाता है। और जो विटामिन डी होता है इसका रासायनिक नाम आप याद कर लीजिए कैल्सीफेरॉल होता है, विटामिन डी का रासायनिक नाम। तो ये था थोड़ा सा समरी। अब इसके बाद आप बहुविकल्पी क्वेश्चन करेंगे तो बहुत आसानी के साथ आप कर ले जाएंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका क्या है कि डाइजीन है। तो डाइजीन है एक, तो डाइजीन क्या है, डाइजीन एक प्रति अम्ल है, ठीक है। इसके बाद देखिए पैरासीटामॉल युक्त होता है ज्वार रोधी के रूप में। पैरासीटामॉल युक्त नहीं, प्रयुक्त होता है, यानी पैरासीटामॉल जो होता है हम उसको किस रूप में प्रयोग करते हैं, ज्वार रोधी के रूप में। ज्वार रोधी मतलब जैसे बुखार हो गया, थकान उकान, इसी सब के रूप में हम प्रयोग करते हैं। इसके बाद देखिए क्या है, एसिटॉक्सीबेंजोइक अम्ल कार्य करता है। जो एसिटॉक्सीबेंजोइक अम्ल होता है वह किस रूप में कार्य करता है, तो मैं आपको बता दूं यह भी उसी रूप में ज्वार नाश के रूप में कार्य करता है, एसिटॉक्सीबेंजोइक अम्ल। अगला क्वेश्चन चलिए हम देखते हैं, जो बीटाडीन होता है यह किसके रूप में प्रयोग किया जाता है। जो बीटाडीन होता है, तो बीटाडीन को हम प्रतिरोधी के रूप में प्रयोग करते हैं, इंग्लिश में कह सकते हैं एंटीसेप्टिक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है।
अब देखिए क्या है, फिनाल का 0.2% बिलियन निम्न रूप में कार्य करता है। तो जो फिनाल होता है इसका यदि 0.2% बिलियन यदि हम ले लें तो यह किसके रूप में कार्य करता है, तो मैं आपको बता दूं यह एंटीसेप्टिक के रूप में कार्य करता है। एंटीसेप्टिक को क्या कहेंगे, यानी कि प्रतिरोधी के रूप में कार्य करता है, ठीक है। अब देखिए क्या क्या है कि कौन सा कृत्रिम है, तो एलिटम जो होता है कृत्रिम मधुरक है। और एक चीज़ याद जान लीजिए, एलिटम एक कृत्रिम मधुरक है, यह सुक्रोज की अपेक्षा लगभग 2000 गुना अधिक मीठा होता है। यानी कि जान लीजिए कितना मीठा होता होगा। हाँ, कि मतलब एलिटम जो होता है यह सुक्रोज से 2000 गुना अधिक मीठा होता है। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। तो देखिए अभी तक देखिए हम आपको 16 नंबर का 16 चैप्टर के बहुविकल्पी क्वेश्चन करवाए। और अभी जो यहाँ एलिटम तक देखिए 15, जो चैप्टर नंबर 15 है उससे क्वेश्चन है। और अब जो आपको करवाएंगे वो क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम होता है जैव अणु, इससे क्वेश्चन संबंधित है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, दूध में शर्करा होता है। तो देखिए दूध में जो होता है वो लैक्टोस नामक शर्करा होता है। इसके बाद देखिए क्या है, कार्बोहाइड्रेट जो शरीर में रिजर्व ग्लूकोज का काम करता है वह है। यानी कि कह रहा है कि आपके शरीर में, जो आपका शरीर है इसमें रिजर्व ग्लूकोज का कार्य कौन करता है, तो ग्लाइकोजन। तो जो ग्लाइकोजन होता है ये आपके शरीर में रिजर्व ग्लूकोज का कार्य करता है। इसके बाद देखिए क्या है, सेलुलोस है। तो मतलब आपको बताना कि सेलुलोस क्या है, तो सेलुलोस जो होता है वो पॉलीसेकेराइड होता है, पॉलीसेकेराइड। इसके बाद देखिए क्या है, वह कार्बोहाइड्रेट जो मनुष्य के पाचन तंत्र में नहीं पचता है। यानी कि कौन सा कार्बोहाइड्रेट है जो मनुष्य के पाचन तंत्र में नहीं पचता है, तो देखिए ग्लाइकोजन जो होता है यह मनुष्य के पाचन तंत्र में नहीं पचता है। एमिनो अम्ल निर्माण की इकाई होती है, जो एमिनो अम्ल है इसके निर्माण की इकाई क्या होती है, तो देखिए क्या है, एमिनो अम्ल निर्माण की इकाई होती है। तो जो प्रोटीन होता है यह एमिनो अम्ल के निर्माण की इकाई होता है। अब इसके बाद देखिए क्या है, विटामिन ए की कमी से होता है। यानी कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है ये आपको बताना है। तो देखिए मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि जो विटामिन ए है इसकी कमी से रतौंधी रोग होता है, इसकी कमी से रतौंधी रोग होता है, ठीक है। इसकी कमी से रतौंधी रोग होता है। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। अब इसके बाद देखिए क्या है, विटामिन बी 1 का रासायनिक नाम क्या है, तो मैंने आपको बताया था कि जो विटामिन बी 1 है ये देखिए B1 B2 B3 B5 B12 होता है। लेकिन आपके जो बोर्ड एग्जाम में इसी से क्वेश्चन ज़्यादा बनता है बी 1 से। तो बी 1 का रासायनिक नाम क्या है, थायमीन है विटामिन बी 1 का रासायनिक नाम। तो देखिए क्या है, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन बी 1 का रासायनिक नाम क्या है, थायमीन है, ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे इस रूप में पूछा था कि मतलब, चलिए ठीक है, कि विटामिन बी 1 का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन बी 1 का रासायनिक नाम है थायमीन। अब देखिए क्या पूछ रहा है अगला क्वेश्चन, देखिए क्या है कि कौन सा विटामिन स्कर्वी रोग के लिए उत्तराधिकारी है। यानी किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है। तो देखिए मैंने आपको यहाँ पे बताया था जो विटामिन सी है, विटामिन सी जो होता है इसका स्कैर्बिक अम्ल रासायनिक नाम होता है। और इसकी कमी से देखिए पायरिया, मसूड़ में फूलन, दांत से खून गिरना, स्कर्वी रोग, ये सभी होते हैं। यानी विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होते हैं। तो हम लिख देंगे विटामिन सी जो है स्कर्वी रोग के लिए जिम्मेदार। इसके बाद ये क्या है, विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग कौन है, तो यही है। क्वेश्चन वही है, बस केवल उल्टा पूछ लिया गया। किसमें पूछ लिया गया, स्कर्वी रोग के लिए कौन सा विटामिन उत्तरदायी है, तो विटामिन सी है। और इसमें पूछ लिया गया विटामिन सी की कमी से होता है कौन सा दोष, तो यही होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या है, कैल्सीफेरॉल कहलाता है। तो देखिए विटामिन डी, अभी हमने आपको बताया था विटामिन डी का नाम जो होता है कैल्सीफेरॉल होता है। इसीलिए मैं आपको क्वेश्चन करवा दिया था, ये सब इतना थोड़ा सा बेसिक बता दिया था, ठीक है। कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है। इसके बाद क्या है, दूध से दही बनता है एंजाइम के कारण, और हमें लगता है शायद लैक्टोबैसिलस एंजाइम के कारण बनता है, ठीक है। एमिनो अम्ल विलेय होता है। तो जो एमिनो अम्ल होता है किस में विलेय होता है, तो एमिनो अम्ल आपके जल में विलेय होता है। एंजाइम क्या है, तो एंजाइम मैं आपको बता दूं कि प्रोटीन है, वसा, हार्मोन, कार्बोहाइड्रेट। तो मैं आपको जो एंजाइम होता है या प्रोटीन होता है, और कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि एंजाइम क्या है, तो ये आप जान लीजिए प्रोटीन ही होता है। और एंजाइम के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए, इसके बारे में थोड़ा सा विस्तृत लिखने के लिए पूछता है कि एंजाइम क्या है, किस प्रकार से लाभदायक, हानि क्या है, सब चीज़ पूछ लेता है, उपयोग ये सब। तो आप मतलब एंजाइम के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और रक्त की कमी के कारण रक्त की कमी होती है फोलिक अम्ल के कारण। जो फोलिक अम्ल होता है, फोलिक अम्ल, इसी कमी के कारण होता है रक्त की कमी।
तो अब देखिए हम जो हमारा बहुविकल्पी क्वेश्चन था चैप्टर 14, 15, जो चैप्टर 14 था, 15 और 16, इन सबसे बहुविकल्पी क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब हम देखेंगे चैप्टर 1 से। और मैं आपको बता दूं चैप्टर 1 का बहुविकल्पी क्वेश्चन करवाया है, इसीलिए आपको यहाँ पे देखिए ये सब लग रहा होगा, इसीलिए क्योंकि मैं इस पे चैप्टर नंबर केवल 1 का ही बहुविकल्पी क्वेश्चन करवाया था, बाकी और किसी के चैप्टर के नहीं करवाया, लेकिन इस चैप्टर का बहुविकल्पी क्वेश्चन करवाया हूँ। तो चलिए इस चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है ठोस अवस्था, इसके बहुविकल्पी क्वेश्चन को देखते हैं। और उसको देखने से पहले मैंने आपको बताया, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। तो देखिए जो आपके दोष होता है क्रिस्टल में दोष, यह दो प्रकार का होता है, एक रस समीकरण मितीय दोष, एक होता है आरस समीकरण मितीय दोष। और देखिए जो रस समीकरण मितीय दोष होता है दो प्रकार का होता है, एक शॉर्टकी दोष होता है, एक फ्रैंकले दोष होता है। और ज़्यादा आप मत जानिए, केवल आप ये जान लीजिए शॉर्टकी और फ्रैंकले दोष अलग अलग होते हैं, और इसमें क्या होता है वे जान लीजिए। जो शॉर्टकी दोष होता है, जैसे मान लीजिए कोई क्रिस्टल है, ठीक है, तो जैसे मान लीजिए इसमें एक सेकेंड एन ए प्लस है, सी एल माइनस, एन ए प्लस सी एल माइनस, एन ए प्लस सी एल माइनस, सी एल एन ए प्लस सी एल माइनस एन ए प्लस। इसमें क्या है, जैसे देखिए जब आयन निकलेंगे, जैसे जब भी आयन निकलेगा क्रिस्टल से बाहर, तो एक प्लस का निकलेगा, एक माइनस का निकलेगा, ठीक है, क्रिस्टल से बाहर जाएंगे, यानी कि समान संख्या में धनात्मक और ऋणात्मक जो होते हैं क्रिस्टल से बाहर जाते हैं, तो ऐसे दोष को शॉर्टकी दोष कहते हैं। और जब फ्रैंकले दोष क्या होता है, जब समान संख्या में नहीं, कोई सब चाहे धनात्मक या ऋणात्मक, इसके जो यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पे स्पेस है, यहाँ पे देखिए जो स्पेस रहता है इसमें चला जाता है, तो उसको कहते हैं अंतराकाशी दोष, ठीक है। जैसे अंतराकाशी दोष, जैसे मान लीजिए यहाँ पर इस तरीके से होता है, जैसे मान लीजिए अगर अभी इस तरीके से बना दें दो दो का, तो जो यहाँ पे स्थान बचता है, जो यहाँ पे स्थान बचता है, इसी को अंतराकाशी दोष कहते हैं। बाकी आप लोग जानते होंगे अंतराकाशी दोष किसे कहते हैं। तो यानी कि जब धनात्मक अथवा ऋणात्मक का कोई भाग अंतराकाशी दोष में चला जाता है, तो उसी को हम कहते हैं फ्रैंकले दोष। तो आप केवल शॉर्टकी और फ्रैंकले दोष को अच्छे से समझ लीजिए बस। अब देखिए इसके बहुविकल्पी क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि एक क्रिस्टलीय ठोस में होता है, तो एक क्रिस्टलीय ठोस जो होता है वो दीर्घप्रासी कोटि में होता है कि लघुप्रासी, तो उसमें होता है दीर्घप्रासी कोटि, यानी वो उस रूप में व्यवस्थित होते हैं। और क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण कौन कौन सा है, तो देखिए मैं आपको बता दूं, क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं NaCl भी होता है, KCl भी होता है, N2SO4 भी होता है, ये सभी जो होते हैं क्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण हैं। तो एक प्रकार से आप जान लीजिए Cl वाले ज़्यादा आप पहचान कर सकते हैं, बाकी ये भी इसका उदाहरण होता है। अब देखिए क्या है, प्लास्टिक क्या है, तो देख लीजिए अभी हमने आपको बताया था प्लास्टिक जो होता है यह दो प्रकार का होता है, बाकी चलिए ये उस रूप का नहीं है। तो प्लास्टिक क्या है, तो प्लास्टिक जो होता है यह अक्रिस्टलीय ठोस है, ठीक है। और ग्रेफाइट क्या है, ग्रेफाइट में कौन सा बंध पाया जाता है, भाई साहब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सहसंयोजक बंध पाया जाता है ग्रेफाइट में, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या है, किस प्रकार के ठोस जो होते हैं विद्युत चालक, आघातवर्धनी और तन्य होते हैं, यानी कैसे कौन सा ठोस होता है जिसमें ये सभी गुण पाए जाते हैं, यानी जो विद्युत का चालक भी हो, आघातवर्धनी होता है और साथ ही तन्य भी होता है। आघातवर्धनी उसे कहते हैं जैसे अभी किसी को पीट के पतला कर देना, तो इस गुण को आघातवर्धनी कहते हैं, ठीक है। तो वही पूछ रहा है कि किस ठोस में ये सभी गुण पाए जाते हैं, तो जो धात्विक ठोस होते हैं उसमें सभी गुण पाए जाते हैं। आप वैसे भी पता कर सकते हैं विद्युत का चालक कौन होगा, धातु जो होगा वही तो होगा ना, तो इससे आप पता कर सकते हैं। तो किस प्रकार के ठोस में विद्युत चालक, आघातवर्धनी और तन्य होते हैं, तो धात्विक होते हैं। एक क्वेश्चन कराने से पहले मैं एक क्वेश्चन आपको बता दे रहा हूँ, सबसे अधिक असीमित निकाय कौन होता है, ये आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा, नहीं तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, कमेंट मत करिएगा। छिन्ताक्ष जो होता है यह होता है सबसे ज़्यादा असीमित निकाय, और कमेंट जरूर करिए कि वीडियो कैसे लगा, बाकी आप इसका राइट आंसर मत दीजिएगा, ठीक है। तो यही इसका, और एक क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा असीमित निकाय कौन है, तो यही होता है। और इसके बाद देखिए क्या है, सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल में Na+ आयन की संख्या कितनी, Na+ आयन की समन्वय संख्या कितनी होती है। मैं आपको बता दूं यह क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में जो होता है केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल के रूप में भी पूछा जाता है और बहुविकल्पी क्वेश्चन के रूप में। तो जब बहुविकल्पी के रूप में पूछा जाएगा तो इस प्रकार से पूछा जाएगा, और जब न्यूमेरिकल के रूप में पूछा जाएगा तो उसका थोड़ा सा पैटर्न अलग रहता है। बाकी देख लीजिए इसका राइट आंसर 6 हो जाता है, बस इतना आप जान लीजिए। तो सोडियम क्लोराइड जो होता है NaCl जिसे हम कहते हैं, क्रिस्टल की संरचना है, तो देखिए जो फलक केंद्रित घन जो होता है, यह सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल की संरचना होती है NaCl, ठीक है। यही इसका राइट आंसर है। अब देखिए हम आगे चलते हैं। तो देखिए हमने आपको बताया था ना, जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि NaCl में इकाई सेलों की संख्या या समन्वय संख्या, तो इस तरीके से पूछा जाए। तो जब न्यूमेरिकल पूछा जाएगा तो इस रूप में पूछा जाएगा, न्यूमेरिकल हमने इसका करवाया है, ठीक है। इसके बाद देखिए किस प्रकार के यौगिक में, जैसे मतलब निम्न किस यौगिक में फ्रैंकले और शॉर्टकी दोनों दोष पाए जाते हैं, तो देखिए शायद AgBr जो होता है, शायद नहीं यही सही है,
किस यौगिक में, तो जो यौगिक है AgBr है, इसमें फ्रैंकलिन दोष भी पाया जाता है और शॉर्टकी दोष भी पाया जाता है AgBr में। तो आप याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। और शॉर्टकी दोष का कारण क्या होता है, हमने आपको बताया था शॉर्टकी दोष का कारण क्या होता है। इसमें देखिए हमने आपको क्या बताया कि इसमें समान संख्या में धनात्मक तथा ऋणात्मक क्रिस्टल से बाहर चले जाते हैं। और जब इस क्रिस्टल में के ये सभी अंश हैं, ये सभी इसके रूप, मतलब इस क्रिस्टल का जान लीजिए कुछ ना कुछ तो भाग है, और जब एक क्रिस्टल से बाहर चला जाएगा तो इसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसका द्रव्यमान क्या होता है, घटता है। ठीक है, शॉर्ट के दोष के कारण क्या होता है, द्रव्यमान घटता है। और जो फ्रैंकलिन दोष की बात करेंगे तब वह अपरिवर्तित रहता है, क्योंकि वह अंतराकाशी दोष में ही जाता है। तो अब देखिए हमारा जो है बहुविकल्पी क्वेश्चन, अब देखिए आगे देखिए क्या है, शॉर्ट की दोष पाया जाता है। तो शॉर्ट की दोष किस में पाया जाता है, NaCl में भी पाया जाता है शॉर्ट की दोष, KCl में भी पाया जाता है, KBr में भी पाया जाता है, CaCl में भी पाया जाता है, AgBr में भी। क्योंकि AgBr जो है तो शॉर्ट की का भी उदाहरण है और फ्रैंकलिन का भी उदाहरण है। बाकी शॉर्ट की दोष के उदाहरण ये चारों हैं और यह भी है, और लेकिन यह जो है यह शॉर्ट की और फ्रैंकलिन दोनों का उदाहरण है। अब देखिए दूसरा क्या है कि फ्रैंकलिन दोष के कारण आयनिक क्रिस्टल का घनत्व क्या रहता है। हमने आपको बताया था फ्रैंकलिन दोष जो होगा इसमें जो होता है, जो धनात्मक अथवा ऋणात्मक होते हैं यहाँ अंतराकाशीय स्थल में जाते हैं, और जब कोई अंतराकाशीय स्थल में चला जाएगा तो उसका द्रव्यमान क्या रहता है, अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, इसके बाद देखिए ये इस चैप्टर की महत्वपूर्ण डिफिनीशन है। उस जब मैं ठोस अवस्था वाला चैप्टर करवाया था तो उसमें मैंने इन सबको बताया था, तो लेकिन इसमें हम इसको नहीं बताएंगे क्योंकि इसमें केवल बहुविकल्पी क्वेश्चन ही है, लेकिन ये सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए इस चैप्टर से रिलेटेड जो आपके बहुविकल्पी मतलब न्यूमेरिकल बनता है वो इसी रूप से बनता है, जिसे मैं आपको केवल एक बार थोड़ा हिंट दे रहा हूँ कि जैसे देखिए, जिसे साधारण जिसे SC कहते हैं, अंतः केंद्रित घनीय जिसे BCC कहते हैं, इसे फलक केंद्रित है जिसे FCC कहते हैं। तो इन सब के लिए देखिए त्रिज्या यही होता है। ठीक है, और कई बार आपके एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे देख लीजिए इसके लिए त्रिज्या यही है। अब इसके लिए क्वेश्चन देखिए कैसे बनता है, सोडियम क्लोराइड के लिए कोर, कोर मतलब क्या होता है, जो एक है ए का मान होता है वह, जो ए का मान होता है वह कोर पर ही, जैसे अब देखिए यहाँ पे इतना दे दिया ना तो यह ए का मान है। ए का मान क्या होता है, जो कोरों की लंबाई कह दे या कोर कह दे, जहाँ कोर आ जाए जान लीजिए वही ए का मान है। ठीक है, तो यह ए का मान हो गया। के साथ अंतः केंद्रित फलक के क्या है, अंतः केंद्रित घनी जालक संरचना में क्रिस्टलित होती है सोडियम, सोडियम की त्रिज्या क्या होगी। तो यही पूछ रहा है आपसे कि सोडियम की त्रिज्या आपको बताना है, तो त्रिज्या यहाँ पे आपको बताना है। और क्या दिया है, ए दिया है, ए का मान कितना है 4.29 एंगस्ट्रॉन होता है। ठीक है, 4.29 एंगस्ट्रॉन होता है। और मैं आपको इसका एक चीज़ और बता दूं, यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि अंतः केंद्रित घनी, तो देखिए इसमें कहाँ है अंतः केंद्रित मतलब क्या है, BCC, और BCC के लिए त्रिज्या का मान क्या होता है, R बराबर होता है √3a/4। R बराबर क्या होता है, √3a/4। R बराबर क्या होगा, √3a/4 नहीं, √3/2 होता है। भाई देखो मैं गलत बता दिया, √3a/2 होता है। तो त्रिज्या का BCC में त्रिज्या का मान क्या होता है, BCC में त्रिज्या के लिए जो मान होता है R बराबर √3a/2 होता है। तो देखिए यहाँ पे ए का मान दिया है √3 यहाँ पे है, और ए का मान आपको दिया है 4.29 एंगस्ट्रॉन जो भी है। अब इसका गुणा करके 2 से भाग कर दीजिए, जो आएगा वही त्रिज्या हो जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके मतलब बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, मतलब कोर दे देगा, ए दे देगा और त्रिज्या का मान पूछ लेगा, और उसमें आपको केवल यही पता करना रहता है कि यह BCC का है कि FCC की SCC। तो देखिए उसका नाम भी दिया रहेगा, जैसे इसमें दिया है अंतः केंद्रित घनी, तो ये समझ गए ना BCC। तो इसीलिए इन सबको आप याद कर लीजिए, इससे आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए हम चैप्टर नंबर पे 2 चलते हैं जिसका नाम है सॉल्यूशन। इसके बहुविकल्पी क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन को कराने से पहले मैं आपको बता दूं, अभी एक टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे ना, मतलब सॉल्यूशन से रिलेटेड है, इसी दूसरे चैप्टर से। इस प्रकार के बहुविकल्पी क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, मतलब आप खुद देखेंगे कि इतना क्वेश्चन है। मैं यार एकदम जान लो यार, क्वेश्चन उस टॉपिक से इतना क्वेश्चन पूछा गया है ना, मैं पूरा क्वेश्चन लिखा ही नहीं, थक गया जान लीजिए कि। अब चलिए देखते, अभी वो क्वेश्चन उस टॉपिक से क्वेश्चन मिलेंगे तभी मैं उसको कराऊंगा, तो आप देखिएगा। तो देखिए इसका पहला क्वेश्चन क्या है कि कौन सा अणुसंख्य गुणधर्म है, यानी कि कौन सा जो है वह अणुसंख्य गुणधर्म है। तो परासरण दाब जो होता है अणुसंख्य गुणधर्म होता है। इसके बाद देखिए क्या है, विलयन का कौन सा गुणधर्म अणुओं की संख्या पर निर्भर नहीं करता है, यानी कि पूछ रहा है कि कौन सा जो गुणधर्म है, यानी कि कौन सा गुण है जो यानी कि विलयन के अणुओं की संख्या पर निर्भर नहीं करता है। तो देखिए जो पृष्ठ तनाव होता है यह अणुओं की संख्या पर निर्भर नहीं करता है, और जो
परासरण दाब होता है यह अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है, क्योंकि यह अणुसंख्य गुणधर्म है तो अणुओं की संख्या पर निर्भर करेगा। यह अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है, इसलिए यह अणुओं की संख्या पर निर्भर नहीं करेगा। इसके बाद देखिए क्या है, इसी टॉपिक की भाई साहब मैं बात कर रहा हूँ और कोई नहीं है, यही देख लीजिए। किसका वाष्प दाब न्यूनतम होगा, इस प्रकार की, या ऐसे पूछ लेगा किसका वाष्प दाब न्यूनतम होगा, या पूछ लेगा किसका आपेक्षिक वाष्प दाब न्यूनतम होगा, या किसका हिमांक न्यूनतम होगा या अधिकतम होगा, या क्वथनांक अधिकतम या न्यूनतम होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जान लेते हैं, जिसे जानने के बाद हम जो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना, वह बहुत आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम उसे देख लेते हैं, वह क्या है। तो देखिए मैं क्या था, अभी देखिए जब मैं आपको शुरुआत में करा रहा था तो मैं खुद पहले, जैसे यहाँ पे आप देखिए, आपको याद भी होगा कि मैं इस तरीके से आपको लिखता था, लेकिन अब मैं लिख नहीं रहा हूँ, क्योंकि मैं लिखूंगा तो आपको बहुत समय चला जाएगा। तो मैं जब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा था खुद से या पढ़ रहा था, तो इस तरीके से मैं रफ में किया था, तो वही रफ वाला ही मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। और यदि मैं अभी खुद से यहाँ वीडियो रोक के करूँ तो मेरा भी समझ जाएगा, इससे अच्छा है वही रफ वाला दिखा दे रहे हैं और आप लोग समझ भी जाएंगे। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, यदि अभी आप जब कोई अभिक्रिया रहेगी ना, इसके लिए आयन ज्ञात किया जाता है। आयन किस तरीके से ज्ञात किया जाता है मैं आपको बता दूं, जैसे देखिए NaCl है, ठीक है, तो यह कैसे टूटता है, Na प्लस में प्लस Cl माइनस में। तो इसमें आयन की संख्या कितनी होती है, इसमें 2 आयन हो जाए, क्योंकि देखिए इसमें 2 आयन, एक Na का है और एक Cl का है, तो टोटल हो गए कितने आयन, 2 आयन। तो इसी को हम कहते हैं आयन। तो आप समझ गए होंगे आयन क्या होता है। तो यही देखिए, यही पूरा खेल है आयन का ही इसमें, कि यदि आयन की संख्या अधिक है, तो जैसे मान लीजिए कोई एक तत्व है AgC, मान लीजिए NaCl एक तत्व है, इसमें आयन की संख्या सबसे अधिक है तो उसका क्वथनांक सबसे अधिक होगा। और मान लीजिए यदि क्या है, केवल आप इतने फोकस करिए, मैं आपको बता रहा हूँ, 1 मिनट रुक जाइए, केवल आप इतने पर ही फोकस करिए, इससे बाहर आप मत जाइए, ठीक है। यदि आयन की संख्या अधिक है तो क्वथनांक भी अधिक होगा, और यदि आयन की संख्या अधिक है तो वाष्प, जैसे इतना केवल आप फोकस करिए यार, इतना दोनों भाग, क्योंकि ये जो क्वथनांक वाला है ना इसी में करवा दिए हैं। तो देख लीजिए, यदि आयन की संख्या अधिक है तो क्या होगा, आपका क्वथनांक अधिक होगा। आयन की संख्या अधिक है, क्वथनांक अधिक होगा। आयन की संख्या अधिक है तो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन भी अधिक होगा, ठीक है। दो चीज अधिक अधिक होता है, आयन अधिक रहेगा, क्वथनांक अधिक होता है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन होता है अधिक। कई बार आपेक्षिक अवनमन ना लिखे केवल अवनमन कह देगा, यानी कि वाष्प दाब में अवनमन केवल कह देगा, तो यह भी अधिक होता है, ठीक है। और देखिए कम क्या होता है, तो देखिए यदि आयन की संख्या अधिक है, जैसे मान लीजिए NaCl में आयन की संख्या सबसे अधिक है, तो क्वथनांक और वाष्प दाब तो अधिक होगा, लेकिन वाष्प दाब जो होता है कम होता है और हिमांक भी कम होता है। आप कहेंगे आप यार ये भी तो वाष्प दाब है, ये देखिए क्या है, यह वाष्प दाब है और ये क्या है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, या कह सकते हैं वाष्प दाब में अवनमन है। ये जो यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है ये केवल अवनमन है, तो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन या है वाष्प दाब में अवनमन। तो आप ये जान लीजिए, इतना आप समझ गए ना। और क्या अधिक होता है, आयन अधिक रहेगा, क्वथनांक अधिक रहेगा, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन अधिक रहेगा या वाष्प दाब में अवनमन अधिक रहेगा, ठीक है। और कम क्या होता है, यदि आयन अधिक है तो वाष्प दाब कम होगा और हिमांक भी कम होगा। तो आप समझ गए होंगे कि इस वाष्प दाब और इस वाष्प दाब में क्या है, अंतर है। यह वाष्प दाब है या वाष्प दाब में आपेक्षिक या आपेक्षिक अवनमन है, ठीक है, अपेक्षिक अवनमन या अवनमन है। तो आप समझ गए होंगे। और देखिए इन जो ग्लूकोज है, सुक्रोज, यूरिया, फिनाल, इनका जो होता है ना, इनका जो है आयनन नहीं होता है। आप केवल इतना समझ जाइए। अब इतना यदि आप अच्छे से समझ गए होंगे, ना भी समझोगे तो मैं आपको बता दूं, ये जो 4 पॉइंट है ना, जिसे 1 2 3 4, ये चारों स्टेप आप कॉपी में कहीं लिख लीजिएगा, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो अब देखिए हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं और आपके सामने इसका देखिए राइट आंसर अभी आपको हम बता दे रहे हैं। तो देखिए क्या कह रहा है कि किसका वाष्प दाब न्यूनतम है। तो देखिए पहले मात्रा, आप देखिए मात्रा सब में समान है, तो मात्रा को लेके हमें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। अब बात करते हैं पहले बेरियम क्लोराइड। तो इसका क्या सूत्र होता है, इसका होता है BaCl2,
बेरियम सोलर क्लोराइड का सूत्र मैंने बता दिया ना, BaCl2 होता है। और मैंने आपको बताया फिनाल जो है इसका आयनन नहीं होता है, तो हम इसकी बात ही नहीं करेंगे, इसलिए आप मान लीजिए ख़त्म। सुक्रोज है, इसका भी आयनन नहीं होता है। बचा दो विकल्प, एक NaCl वाला, एक BaCl2 वाला। तो देखिए NaCl का सूत्र तो यहाँ पे आप दे ही दिया गया। अब देखिए इसके में पूछा किसका आयनन अधिक होता है, तो आप देखिए यहाँ पे लिखिए BaCl2। तो देखिए यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, BaCl2 में Ba हो जाएगा और 2 प्लस हो जाएगा, फिर प्लस में 2Cl माइनस हो जाएगा। तो इसमें टोटल कितने आयन हो गए भैया, आप बताइए खुद। इसमें टोटल हो गए 3 आयन हो गए। ठीक है, तो जो BaCl2 है इसमें क्या है, Ba2 प्लस प्लस 2Cl माइनस। तो देखिए एक आयन तो इसका हो गया, एक मतलब Ba का एक आयन हो गया और 2Cl का 2 हो गया, तो 2 1 3, तो टोटल कितना हो गया 3 आयन। अब देखिए NaCl का देखते हैं, NaCl के लिए भाई देख लेते हैं। तो देख लीजिए NaCl जो है Na प्लस हो जाता है और फिर प्लस होता है Cl माइनस। ठीक है, तो इसमें देखिए एक इसका आयन है, एक आयन इसका है, तो टोटल इसका हो गया 2 आयन। तो आयन की संख्या किस में अधिक है, यही अधिक है ना, तो हम इसी के लिए देखेंगे। तो हमने आपको बताया था जिसमें आयन की संख्या अधिक होती है उसके लिए क्या क्या अधिक होता है। उसके लिए वाष्प क्वथनांक अधिक होता है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन अधिक होता है, या हम कह सकते हैं वाष्प दाब में अवनमन। ये 3 चीज़ अधिक होता है। 3 चीज़ नहीं है, एक ये है और एक ये है, लेकिन इसका 2 नाम है। कई बार वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कह देता है और कई बार कहते हैं वाष्प दाब में अवनमन। तो ठीक है, और 2 चीज़ क्या क्या कम होता है, आयन की संख्या यदि जिसमें अधिक है उसके लिए वाष्प दाब कम होगा और हिमांक कम होगा। तो देखिए इसमें आपको पूछा क्या गया है। ये इस एक क्वेश्चन को समझाने में मुझे मालूम मैं ज़्यादा समय ले रहा हूँ, क्योंकि यदि आप एक क्वेश्चन को समझ गए ना तो आगे जितना क्वेश्चन है मैं उसमें ज़्यादा समय नहीं दूंगा, मैं केवल आपको बताते जाऊँगा। इसीलिए मैं पहले क्वेश्चन को ज़्यादा ही समय दे रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए आयन की संख्या इसमें अधिक है और पूछा क्या है, वाष्प दाब, केवल वाष्प दाब पूछा है। यहाँ पे देख लीजिए केवल वाष्प दाब की जब बात करेंगे तो कम होता है, और इसमें क्या है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन है। तो इसमें क्या पूछा कि वाष्प दाब, तो हमने आपको बताया यदि आयन की संख्या अधिक है, जिसमें आयन की संख्या अधिक होती है उसी का वाष्प दाब सबसे ज़्यादा कम होता है। तो देखिए सबसे ज़्यादा आयन की संख्या यदि किसी में है तो BaCl2 में है, तो जब इसकी आयन की संख्या सबसे अधिक है इसमें, तो इसी का वाष्प दाब सबसे कम होगा। और यहाँ पे पूछा क्या है, वाष्प दाब न्यूनतम होगा, तो किसका वाष्प दाब न्यूनतम होगा, BaCl2 को। अगर पूछता वाष्प दाब अधिकतम होगा, तो जिसमें आयन की संख्या सबसे कम है उसी में तो होगा अधिक वाष्प दाब, तो इसका हो जाता। लेकिन यहाँ पे न्यूनतम पूछा तो न्यूनतम के लिए हमने आपको बताया जिसमें आयन की संख्या सर्वाधिक उसका वाष्प दाब न्यूनतम होगा, और यानी कि जिसका कम होगा उसी में सबसे अधिक होगा वाष्प दाब। तो आप ज़्यादा कंफ्यूज मत करिएगा, बस केवल आप इतना जान लीजिए किसका वाष्प दाब न्यूनतम होता है, जिसमें आयन की संख्या अधिकतम होगी उसका वाष्प दाब न्यूनतम होगा। तो इसमें आयन की संख्या अधिकतम थी 3, तो इसका वाष्प दाब न्यूनतम होगा, और ये 4 जो है इनका आयनन नहीं होता है। अब देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है कि वाष्प दाब में अवनमन यहाँ पे देख लीजिए पूछा गया। हमने आपको बताया था चाहे वाष्प दाब में अवनमन कह दे या वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन एक ही चीज़ है। तो इसमें क्या पूछ रहा है कि वाष्प दाब में अवनमन सबसे अधिक किस में है। तो देखिए हमने आपको बताया ग्लूकोज का आयनन होता नहीं है। ठीक है, अब देखिए 3 चीज़ बचा, यूरिया का भी देख लीजिए आयनन नहीं होता है। ठीक, जैसे यहाँ पे देखिए ग्लूकोज, यूरिया और फिनाल सुक्रोज, इन चारों का आयनन नहीं होता, 2 का आयनन हुआ ही नहीं। अब BaCl2 बचा, और BaCl2 का भी हमने आपको बताया BaCl2 में होते हैं टोटल 3 आयन। अब इसका देखिए MgSO4 जो मतलब मैग्नीशियम सल्फेट है, इसका हम देख लेते हैं इसका कितना होता है। तो देखिए MgSO4 इसका होता है सूत्र MgSO4। अब इसका जब हम रिएक्शन करेंगे तो क्या हो जाता है, Mg2 प्लस प्लस में SO4 2 माइनस, क्योंकि यहाँ 2 प्लस तो यहाँ पे 2 माइनस। तो देखिए इसमें टोटल कितना आयन होगा, इसमें एक आयन इसका हो गया, एक आयन इसका हो गया, तो टोटल कितने आयन हो गए, टोटल हो गए हमारा 2 आयन इसमें हो गया MgSO4 में। अब देखिए जब MgSO4 में टोटल 2 आयन हो गया, इसमें 2 आयन है MgSO4 में, ठीक है, और इसमें हो गया टोटल ये जिस BaCl2 में टोटल 3 आयन, 4 विकल्प है, इन दोनों का आयन होगा ही नहीं, बचे 2, तो इसमें 3 आयन है, इसमें 2 आयन है। तो हमने आपको बताया था जिसमें आयन की संख्या अधिक होगी उसी का वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन अधिक होता है, तो यही विकल्प आपका सही है। और अगर पूछता कि वाष्प दाब न्यूनतम होगा तो यही होता।
देखिए जो क्वथनांक बिंदु होता है, क्वथनांक बिंदु पर क्या होता है, तो जो लोग क्वथनांक की परिभाषा जानते हैं उनको मालूम होगा जो क्वथनांक बिंदु होता है वहाँ पे वाष्प दाब और वायुमंडलीय दाब ये बराबर होते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या निम्न में से किसका जलीय विलयन, निम्न में से किसके जलीय विलयन का क्वथनांक सर्वाधिक है। तो देखिए वही टॉपिक है। देखिए हमने आपको बताया ग्लूकोज का आयन होगा नहीं, सुक्रोज का आयन होगा नहीं, NaCl में 2 आयन होते हैं, NaCl में 2 आयन होता है और CaCl2 में होता है 3 आयन। अब CaCl2 में आप कहेंगे कैसे 3 आयन होगा, जैसे BaCl2, जैसे क्या है CaCl2 है और एक जगह यदि CaCl2 की जगह हम BaCl2 रख दें तो 3 ही होता है ना। ठीक उसी प्रकार से इसका भी जब हम मतलब तोड़ेंगे तो इसी रूप में टूटेगा और इसका होता है 3। तो इसमें 3 आयन होगा, इसमें होगा 2 आयन। अब देखिए हमने आपको बताया था कि जिसमें हमने आपको बताया था जिसका आयन अधिक होगा उसी का क्वथनांक भी अधिक होगा, लेकिन हिमांक कम होता है। तो देखिए आयन जिसमें अधिक है उसी में क्वथनांक अधिक है ना। तो देख लीजिए इसमें आयन अधिक है तो इसी का क्वथनांक अधिक होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा CaCl2। 1% CaCl2 जो होता है इसमें क्वथनांक अधिक होता है। इसके बाद देखिए क्या है BaCl2 BaCl2 NaCl और ग्लूकोज के सम मोलर विलयनों के परासरण दाब इस क्रम में होंगे। तो देखिए किस क्रम में होंगे ये आपको बताना है। तो मैं आपको बता दूं, देखिए इसमें क्या है, जैसे यहाँ पे देखिए हमने आपको ये पहले ही लिख दिया है। इसका कारण जानते हैं क्या है, क्या कह रहा है कि ग्लूकोज के सम मोलर विलयनों के परासरण दाब किस क्रम में होंगे। तो मैं आपको बता दूं, देखिए अगर इसका भी आयन की संख्या निकालेंगे तो इसमें 3 हो जाएगा ना, इसका हो जाता है 2, इसका आयन तो होता ही नहीं 0। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या है, इसमें इसका आयरन होता ही नहीं 0 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2 और इसका हो जाएगा 3। ठीक है, इसका हो जाता है 0 और इसका हो जाता है 3, इसका हो जाता है 2। इसका कितना हो जाएगा था, देखिए NaCl जो होता है, NaCl जो होता है इसका हो जाता है 2 और इसका हो जाता है 3, इसका हो जाता है 0। ठीक है, तो देखिए आपको कौन सा क्रम सही लग रहा है। मैं आपको यदि पहले क्रम की बात करूं तो 2 से अधिक क्या 3 हो सकता है, नहीं है ना। तो इसका मतलब ये गलत हो गया। इसमें क्या लिखा है NaCl से अधिक है BaCl2, तो इसमें 2 है, 2 से अधिक 3 है, तो 2 से अधिक 3 तो हो सकता है, लेकिन 3 से अधिक 0 है, गलत है। ठीक, इसके बाद देखिए 0 से 2 तो 0 से 3 अधिक है, लेकिन 3 से अधिक 2 है नहीं, 3 से अधिक 2 कैसे हो सकता है, तो इसलिए यह भी गलत है। इसके बाद देखिए क्या है 3 से अधिक क्या 2 है, तो ये भी गलत है। इसके बाद लेकिन ये देखिए ये वाला सही है, 0 से अधिक क्या है 2 और 2 से अधिक क्या है 3, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि अधिकतम क्रम में है। इसके बाद देखिए क्या है, निम्न में से 0.1 बिलियन मोलल बिलियन में न्यूनतम हिमांक किसका होगा। तो हमने आपको बताया था हिमांक किसका अधिकतम होता है, किसका कह रहा है कि न्यूनतम हिमांक किसका होता है। मैं आपको बता दूं एक चीज़ यहाँ पे जान लीजिए कि जब आयन की संख्या अधिक होता है तो वाष्प दाब और हिमांक कम होता है। और जब भी आपसे पूछेगा तो अभी यही पूछेगा कि वाष्प दाब किसका न्यूनतम है या हिमांक किसका न्यूनतम है, अधिकतम नहीं पूछेगा। अधिकतम इन दोनों का पूछता है। आयन की संख्या अधिक रहेगी तो ये भी अधिकतम होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है यदि आयन की संख्या अधिक होती है तो ये दोनों गुण जो होते हैं न्यूनतम होते हैं। यानी कि जिस भी आयन के लिए क्वथनांक अधिकतम होता है उसी आयन के लिए वाष्प दाब और हिमांक न्यूनतम होता है। ठीक है, तो यदि आयन की संख्या अधिक है तो ये दोनों क्वालिटी तो अधिक रहेंगे, लेकिन ये दोनों क्वालिटी न्यूनतम रहेंगे। और जब इन दोनों के बारे में पूछेगा तो ये हमेशा न्यूनतम पूछेगा, और इन दोनों के बारे में पूछेगा तो हमेशा अधिकतम पूछेगा। तो देखिए आपका क्वेश्चन क्या है कि किसका बिलियन में न्यूनतम हिमांक किसका है। तो देखिए न्यूनतम हिमांक किसका होता है, जिसका आयरन अधिक होता है। तो देखिए पोटेशियम सल्फेट है और सोडियम क्लोराइड का होता है 2, और इसके यूरिया का तो होता ही नहीं। यूरिया का सूत्र क्या होता है NH2CO, NH2 इंपॉर्टेंट, ग्लूकोज का भी नहीं होता है। ठीक है, बचे 2, इसका 2 हो जाएगा। इसका देखिए जो होता है पोटेशियम सल्फेट K2SO4 जो होता है इसका हो जाएगा 3 आयन, क्योंकि देखिए जब K2SO4 जो है इसको हम तोड़ देंगे, यहीं पे देख लीजिए, मैं यहीं पे आपको बता दे रहा हूँ। K2SO4 यहाँ पे देख लीजिए, K2SO4 है ना, K2SO4 है ना, तो यहाँ पे भाई देख लीजिए आपका हो जाएगा 2K प्लस में 2 हो जाए 2SO4 माइनस हो जाएगा। ठीक है, 2K प्लस हो जाएगा, 2K प्लस प्लस 2SO4 माइनस, तो देखिए 2 आयन तो इसका हो जाएगा। ठीक है, 2 आयन तो इसका हो जाएगा मतलब 2K का
2k का 2 आयन हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए हो सकता है 2SO4 ना रहे, यहाँ पे 2 माइनस रहेगा, ठीक है। तो एक आयन इसका हो जाएगा, टोटल हो जाएगा कितना 3 आयन। और जब हमने बताया था इसका 3 आयन, और जिसमें आयन की संख्या अधिकतम है उसी में हिमांक कम होता है। तो जिसका इसमें आयन की संख्या अधिकतम है तो इसका हिमांक कम होगा, तो इसलिए यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि आपके क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि न्यूनतम हिमांक किसका है, तो न्यूनतम हिमांक उसी का होगा जिसमें आयन की संख्या अधिकतम होती है। तो आयन की संख्या अधिकतम इसी में है, तो यही आपका हो जाएगा राइट आंसर। और आप जान लीजिए जो K2SO4 होता है उसका कुछ इसी तरीके से होता है। K2SO4 का 2k हो जाएगा प्लस, 2k प्लस हो जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे हो जाएगा SO4 2 माइनस हो जाता है, ठीक है। तो इसमें हो जाता है, देखिए यहाँ का 2 आयन और यहाँ का 1 आयन, तो टोटल 3 आयन हो जाता है। और जिसमें आयन की संख्या अधिकतम होती है उसी का हिमांक न्यूनतम होता है। तो हो गया आपका सही पोटेशियम सल्फेट। अब देखिए आपका अगला क्या है, समान ताप पर किन विलयनों के युग्म संपरसरी हैं। तो देखिए एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 4-5 बार पूछ लिया गया है। तो देखिए मैंने आपको बताया था NaCl में टोटल है एक चीज़। यहाँ पे देखिए इसका मतलब क्या है, आपको यहाँ पे एक बार ध्यान से पढ़िए कि समान ताप, यानी कि यदि समान ताप है तो कौन से विलयन है जिसमें युग्म संपरसरी है। यानी कि जो युग्म है, यानी कि देखिए यहाँ पे एक है एक ये है ना, तो जोड़ा है ना दोनों का, तो जोड़े को क्या कहते हैं, युग्म। तो कह रहा है किस जोड़े का कह सकते हैं या किस युग्म का संपरसरी है। संपरसरी मतलब समान परासरण दाब है, ठीक है। तो देखिए जब इसका निकालेंगे तो इसका हमने आपको बताया था 2 हो जाएगा। अभी देखिए इसका तो निकाले नहीं तो इसका नहीं मालूम है। यूरिया का तो होता नहीं है कुछ, यूरिया का 0 हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा 2, और इसका हो जाएगा 0, इसका मान लीजिए 3 हो जाएगा, इसका हो जाएगा नहीं मालूम है। तो इसका मतलब देखिए ये दोनों तो समान नहीं, इसमें क्या है, समान ताप पर किन विलयनों के युग्म संपरसरी समान है। एक चीज़ आप यहाँ पे देख लीजिएगा, युग्म संपरसरी है, समान वाले हैं, मतलब यानी जो युग्म है वो दोनों का समान होना चाहिए। जो युग्म है वह समान किसका है, तो देखिए इसमें क्या, इसका 0 है इसका 2 है, तो क्या यह समान है, यह असमान है, ये तो गलत हो गया। इसका 0 है इसका 3 है, तो यह भी समान नहीं है। तो ये दोनों तो पहले गलत हो गया, बात बची ये और इनकी। अब इन्हीं दोनों की हम देखेंगे। तो देख लीजिए पहले N2SO4 को देखते हैं। तो जब N2SO4 को देखेंगे देखिए क्या होता है। अब जान लीजिए यही हम N2SO4 का वो कर दे रहे हैं। तो देखिए N2SO4 का क्या हो जाएगा, K2SO4 की तरह होगा, 2Na प्लस प्लस में SO4 का 2 माइनस, तो हो जाएगा टोटल 3 आयन। तो क्या इसका और इसका आयन समान है, इसका तो देखिए 3 है और इसका देखिए 2 है, NaCl का 2 है और N2SO4 का है 3। तो 3 और 2 क्या समान है, नहीं, तो इसका मतलब यह भी नहीं होगा। अब बचा यही, तो इसका हमें ज्ञात ही करने की जरूरत नहीं, इसका मतलब यही सही होगा। जब 3 गलत है तो यही सही होगा। लेकिन अब आप तो इसका देख लिए कैसे टूटता है, लेकिन अब आप इसका नहीं देखें। तो देख लीजिए मैं आपको बता दूं यह कैसे टूटेगा। तो CaNO3 जो होता है, CaNO3 खोल ट्वाइस जो होता है किस तरीके से टूटता है। तो देखिए Ca2 प्लस में हो जाता है, Ca2 प्लस में हो जाता है, फिर प्लस हो जाएगा और यहाँ पे 2NO3 माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए Ca2 प्लस हो जाएगा, जो यहाँ रहता है ये इसके रूप में आ जाएगा यहाँ, ठीक है। तो 2 प्लस हो जाएगा और यहाँ पे Ca2 प्लस हो जाएगा, और जो ये 2 है ये यहाँ आ जाएगा, NO3 के लगे, तो NO3 के लगे आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए 1 हो गया और यहाँ से हो गया 2, तो 2 1 कितना हो गया 3, टोटल कितना हो गया 3 हो गया ना। तो देखिए इसका भी 3 हो गया, इसका देखिए इसका 3 हो गया, और अभी हमने इसका देखा इसका भी 3 है। तो देखिए इसका 3 और इसका 3 समान है, यानी कि डी सही है। और वैसे भी जब 3 विकल्प गलत हैं तो इसका मतलब है यही बचा और यही सही होगा, और हमने आपको दिखाया भी कैसे सही होता है। इसके बाद देखिए निम्न में से सर्वाधिक परासरण दाब है। तो देखिए अब आप एक ज्ञात कर लीजिएगा, इसका देखिए 2 होता है, इसका 3 हो जाएगा, और इसका भी हमने आपको बताया 3 है, और इसका ग्लूकोज है, ग्लूकोज का सूत्र शायद यही होता है, इसका 0 हो जाएगा। तो अब सर्वाधिक परासरण दाब आप बताइएगा कमेंट करके, बहुत हो गया इस पर क्वेश्चन। और एक चीज़ मैं आपको इसी टॉपिक की बात कर रहा था, इस पर इतना क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन को लिखा भी नहीं हूँ, इतना क्वेश्चन है, आप खुद देख लें। किसका परासरण दाब सबसे कम है, तो पूछ रहा है इसमें से किसका परासरण दाब सबसे कम है। तो जो स्वर्ण विलीन होता है इसका परासरण दाब कम है। और एक चीज़ आप ये भी जान लीजिए, वान ठाक गुणांक से क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये चीज़ आप याद कर लीजिएगा। और समपरसरी विलयन के लिए क्या होता है, ये 3 बार आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि N/V1 इक्वल टू N2/V2, यही इसका होता है।
दोस्तों देखिए, ये वीडियो जो टोटल चला गया है 1 घंटे पे चला गया है, ठीक है। अब अभी इसके सभी बहुविकल्पी क्वेश्चन कंप्लीट भी नहीं हुए हैं, लेकिन हमने आपको कहा था एक ही वीडियो बहुत बड़ा नहीं करेंगे। तो ये जान लीजिए इसका पार्ट 1 हो गया है और अब इसका पार्ट 2 आएगा। तो पार्ट 1 में हम टोटल शायद 3 चैप्टर उधर देखे थे और 2 ठोस अवस्था और बिलियन इसका देख लिए। तो टोटल 5 चैप्टर के बहुविकल्पी क्वेश्चन को देखें। आशा करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो यदि समझ में आया होगा तो जो आपका मतलब एक कमेंट कर दीजिएगा बस, ठीक है। अच्छा लगा होगा कमेंट कर देना। यदि कोई सुझाव देना चाहते हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज नहीं तो कल, 1-2 दिन में पार्ट दूसरा भी हम ला देंगे। और ठीक इसी तरीके से फिजिक्स के जो है फिजिक्स है इसके भी 60 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी क्वेश्चन लाएंगे जो आपके इसी तरीके से बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ठीक, कमेंट जरूर करिए।